आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को ना प्रॉपर। चलो भाई लोग लग जाते हैं, फिर से पीरियोडिसिटी को ख़त्म करते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी तक हम लोगों ने किया है, जितने भी लेक्चर हुए हैं, यहाँ से बस 30% सवाल आने के चांसेस होते हैं भाई। अब कमिंग जितने भी लेक्चर होने हैं, जितने भी अब आने वाले लेक्चर्स हैं, वहाँ से 70% सवाल आपके पूछे जाते हैं। और आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो जनरली इधर से ही सवाल रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको पूरा फोकस्ड होकर काम करना पड़ेगा। उधर की चीज़ें आप अगर देखो तो 30% में निपट जाएगा। ठीक है भाई। तो मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ उसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ आइडिया दे दूँ, फिर मैं लेकर चलता हूँ आपको लेक्चर की तरफ। देखिए भाई, मैं कह रहा हूँ कि मेरी शरीर अगर टिकी हुई है ना, तो रीढ़ की हड्डी है पीछे, जिसकी वजह से मैं खड़ा हूँ आपके सामने, और आप भी इसी तरीके से खड़े रहते हो। तो मतलब एक तरीके से मैं कह लूँ पीरियोडिसिटी हो या फिर आपका केमिस्ट्री की रीढ़ है, ये जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत बेसिक सी बात जरूर है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है बहुत ही। इसका रोल है हर जगह पे। जितनी भी आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, चाहे आप ऑर्गेनिक में आ जाओ, इनऑर्गेनिक में आ जाओ, बहुत जगहों पे ये यूज़ होता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं लगता कि इसका भी इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, है ना। और मैंने शुरू ही किया था कि केमिस्ट्री की अल्फ़ाबेट है। मैंने ये बात बोली थी सबसे पहले आपकी कि अगर केमिस्ट्री आपकी लैंग्वेज है तो पीरियोडिसिटी आपकी क्या है, अल्फ़ाबेट है। तो ये जो भाषा है हमारी, केमिस्ट्री एक भाषा है, तो उसके ABCD को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अगर कुछ छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला भाई। हेडिंग डालिएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपके जितने भी थे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, डेवलपमेंट, वो मैंने बता दिया था। आपको बताया था कि मैं 2 पार्ट में कराऊंगा आपका। पहला पार्ट क्या होगा आपका, क्लासिफिकेशन होगा, डेवलपमेंट वाला होगा। दूसरा पार्ट आपका होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला पार्ट होगा। तो हम लोग अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, देखिए इसको हम लोग 2 लेवल पे पढ़ते हैं। इसको हम लोग 2 लेवल पे देखते हैं। 2 लेवल पे देखते हो। दोनों लेवल क्या है भाई, एक तो हम इसको एटॉमिक लेवल पे चेक करते हैं, एटॉमिक लेवल पे देखेंगे, एटॉमिक लेवल। और दूसरा हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे इसको देखेंगे भाई, मॉलिक्यूलर लेवल, है ना। अब एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल क्या चीज़ है आपकी, है ना। एटॉमिक मतलब यहाँ पे अगर लिखना चाहोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आणविक होता है, आणविक स्तर। और ये क्या है, परमाणु स्तर, परमाणविक। हिंदी में भैया आप लोग देख लीजिएगा। ये क्या बला है मेरे भाई, एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल क्या बला है, मैं बताता हूं। जैसे मैं खुद सेल्फ एक इंसान हूं, और मेरी जो प्रॉपर्टी होगी, इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी होगी, वो एटॉमिक लेवल की बात होगी। मेरी खुद की प्रॉपर्टी वो इंडिविजुअल है, वो क्या होगी, एटॉमिक लेवल पे होगी। और पूरे संसार के आदमियों, जितने भी इंसान हैं, सारे इंसानों की प्रॉपर्टी की बात करूंगा, सबका एक कॉमन सी बात करूंगा, वो आपकी आणविक स्तर, मॉलिक्यूलर स्तर पे कई लोगों की प्रॉपर्टी, जैसे क्लासरूम में भरे हुए सारे बच्चों की प्रॉपर्टीज, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो गई। और क्लास में किसी एक बच्चे को उठाया मैं और उसकी प्रॉपर्टी की बात करूंगा, तो वो एटॉमिक लेवल की बात हो जाएगी, किसी एक सिंगल। तो हम लोग इसको 2 भाग में देखेंगे, किसी एक पर्टिकुलर का। जैसे कितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट के कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज, खुद की प्रॉपर्टीज देखेंगे। और वही एलिमेंट मिल मिल के क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। फिर हम उनको किसमें, मॉलिक्यूलर लेवल पे उनकी प्रॉपर्टी को देखने चले जाते हैं भाई। तो हम लोग इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। तो अगर हम लोग परमाणविक स्तर या एटॉमिक लेवल की मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसमें जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव, जिसको आप लोग कहते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर
चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिक आवेश, प्रभावी नाभिक आवेश। पहले तो हम लोग यही देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव के बारे में अरे बहुत बार इससे सवाल पूछे गए, बहुत बार पूछे गए, और मैं इसी रीढ़ की हड्डी की बात कर रहा था कि अगर आपको जेड इफेक्टिव के बारे में, देखो जैसे आप कहते हो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना मतलब जेड इफेक्टिव। कोई इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ रहा है तभी जेड इफेक्टिव, कोई साइज बड़ी हो रही है तो जेड इफेक्टिव, कोई साइज छोटी हो रही तो जेड इफेक्टिव। अरे मेरे भाई, हर एक के पीछे ये रीजन बनकर आएगा, ये एक वजह बनकर आएगी किसी चीज के इलेक्ट्रॉन को निकलने का, इलेक्ट्रॉन को लेने का, साइज के बड़े होने का, साइज के छोटे होने का, है ना। ये सारी की सारी बातें तो आप लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर ही पढ़ते हो ना मेरे भाई, कि साइज बढ़ गई, ट्रेंडिंग ऑर्डर देखते हो, लेफ्ट टू राइट जाने पे ये हो रहा है, अप टू डाउन जाने पे ये हो रहा है, घट गई, बढ़ गई, ये इसके पीछे का वजह है। इसी को मैं रीढ़ की हड्डी कह रहा था। आज का लेक्चर का पूरा सार इसी पे जाने वाला है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिक आवेश पे। तो सबसे पहले हम लोग एटॉमिक लेवल पे इसकी बात करेंगे। मैं पर्टिकुलर किसी सोडियम का, किसी एलिमेंट का पूछूंगा कि उसमें इस वाले इलेक्ट्रॉन का क्या प्रभाव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर प्रभाव। तो पहली बात तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। दूसरी चीज इसमें एटॉमिक लेवल में आपको दूसरी जो बातें होंगी वो क्या क्या हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये एटॉमिक लेवल पे किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट की बात करेंगे यहाँ पे, मतलब आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक एक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन एनर्जी भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग ये देखेंगे। फिर हम क्या चेक करेंगे भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आपका विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये सब बेशक देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी पढ़ने लगोगे बहुत बड़े बड़े हैं ये, है ना। फिर आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको आप लोग क्या कहते हो, बंधुता कहते हो, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयनाइजेशन, आपके वहाँ पे एनर्जी हो गई। ये सारी की सारी बातें आप लोग एटॉमिक लेवल पे चेक करोगे। और दूसरी चीज़ थी यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे मेरे भाई, मॉलिक्यूल देखो, आप किसी भी रेडियस, आप रेडियस की बात मैं करूँ यहाँ पे, सबसे पहले रेडियस ही लिख देता हूँ, रेडियस लिख देता हूँ, रेडियस या रेडियाई अगर मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, तो आप ना किसी इंडिविजुअल एटम की रेडियस या रेडियाई नहीं निकाल पाते हो। वजह उसकी मैं बताऊंगा। एक वजह क्या है, देखो ना यार, थोड़ा सा अगर मैं आइडिया दूं, वजह क्या है, ये होते हैं, मान लो एक आपका एटम है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक एक किस फॉर्म में, एक वेव के फॉर्म में घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे वेव लाइक, ऐसे ऐसे ये मूवमेंट हो रहा है। और एक तो ये छोटे साइज का है, और मूवमेंट देखो कैसा है, वेव लाइक। तो एक्यूरेट रेडियाई हमें किसी एक पर्टिकुलर एटम का या फिर उस चीज का, एलिमेंट का निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग 2 का निकालते हैं, उसके बीच में हाफ करके निकालते हैं आपका मॉलिक्यूल लेवल पे। तो हम रेडियस को मॉलिक्यूलर लेवल पे लाके पढ़ते हैं। फिर जैसे हमारा हो गया यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया, हमारी सॉल्युबिलिटी हो गई, ये सारी की सारी बातें मेरे भाई ये हम मॉलिक्यूलर लेवल पे आके पढ़ते हैं। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी है, ये आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में जहाँ पे आपने देख लिया होगा या फिर नहीं वहाँ देखा होगा, तो मेन ग्रुप एलिमेंट में आप यहाँ पे चिपका लोगे इसको। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ों में क्या है, प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग सबसे पहली प्रॉपर्टीज जेड इफेक्टिव एक हमारा होगा जो लेक्चर। दूसरा जो लेक्चर होगा हमारा ये होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। तीसरा लेक्चर होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। चौथा होगा इसके बारे में, और ये हमारा पांचवा होगा रेडियस के बारे में, जितने टाइप की रेडियस है ये सारी की सारी चीज़ें हम कर लेंगे। तो हमारा ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, ओवरऑल कवर हो जाएगी पूरी तरीके से। तो ये है आपका अपकमिंग सिनेरियो
ऑफ लेक्चर, जितने भी आपके लेक्चर बचे हुए हैं उनका सिनेरियो ये है कि मैं आपको जेड इफेक्टिव के बारे में डीपली नॉलेज बताऊंगा। कम से कम 2 लेक्चर यहाँ पे मैं लूंगा, आपका 2 लेक्चर यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद में मैं आपको रेडियस के बारे में बताऊंगा, कम से कम 2 लेक्चर यहाँ पे होगा, 2 4 लेक्चर हो गए। और आपका यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी बड़ा है, कम से कम यहाँ पे मैं आपको 3 लेक्चर लूंगा, तो 3 लेक्चर यहाँ पे 4 3 7 हो गए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और इन पे मैं एक एक लेक्चर लूंगा। 9 10 लेक्चर अभी बचे हुए हैं, 10 कंप्लीट हो गए हैं, 10 अभी आपके बचे हैं। ठीक है भाई, तो हम लोग समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। आपका क्या शुरू होने वाला है? जेड इफेक्टिव। क्या शुरू होने वाला है? जेड इफेक्टिव। हेडिंग डालिए कॉपी के अंदर हेडिंग डालिएगा जेड इफेक्टिव। ये सब मतलब आप समझ लो, जेड इफेक्टिव, इसको ऐसे भी लिखते हैं लोग, ऐसे भी लिखते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक है भाई, इसको समझिएगा। ये अगर पूरा लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे हेडिंग में यहाँ पे लिखाना होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख लीजिएगा। जेड इफेक्टिव को समझते हैं भाई, क्या होता है ये बला। देखिए मैं आपको बताने जाता हूँ क्या मतलब होता है। कोई भी आपके पास में जैसे जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन मौजूद हैं और उसके आउटर सर्कल पे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं ना भाई। आप अगर कह लो यहाँ पे आपका क्या है, आपका यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या लिया है, यहाँ पे बड़ा सा मैं बनाता हूँ, बड़ा सा बनाता हूँ आपका। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके पास में क्या है, नाभिक है, और नाभिक में क्या है, आपके प्रोटॉन मौजूद होते हैं। आउटर सर्कल पे क्या मूव करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपके पास में क्या है? प्रोटॉन है। यहाँ पे आपके पास में प्रोटॉन है, प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। मान लीजिए ये, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम 11, 2 1 2 और 8 और एक बाहर 10 और एक 11 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें भर दिया भाई, 11 इलेक्ट्रॉन ये भर दिया। अब ये प्रोटॉन है जिसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर क्या होता है भाई? खींचना होता है। इसका नेचर क्या होता है? खींचना। प्लस है ना, प्लस, और ये क्या है? माइनस। तो देखो भाई ये इसका पूरा बेसिक सा मतलब समझना, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ में। तो मतलब ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना नेट इफेक्टिव फील कर रहा है थ्रू द इसके न्यूक्लियस, नाभिक द्वारा ये कितना अपने आप को खींचा हुआ महसूस करता है, वही क्या है? जेड इफेक्टिव है। मतलब ये क्या है चीज भाई? ये जो नाभिक है, जो आपका पॉजिटिव है, प्रोटॉन है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कितना महसूस कर रहा है अपने आप को खींचा हुआ अंदर की तरफ, उसी को हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं। बोलो ना यार, बात समझ में आई? अगर किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन द्वारा फील किए जाने वाला नेट न्यूक्लियर चार्ज होता है, किसी भी एटम के अंदर, लिखना चाहोगे लिख लो, लिखना चाहोगे, किसी भी एटम के अंदर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन द्वारा फील किए जाने वाला नेट न्यूक्लियर चार्ज होता है। यही होता है भाई जेड इफेक्टिव। अगर ये देखो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है जो प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने की तरफ, अपने साइड में खींचेगा, तो ये कितना नेट चार्ज, मतलब कि इसको ऐसा नहीं है कि इसको खींचा ही जा रहा है, इसके इनर सेल में देखो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो इसको रिपेल भी करेंगे भाई। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब और अच्छे तरीके से समझाता हूं,
और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए मेरे भाई, देखिए देखिए, अब आपको और क्लियर होने वाला है चीज़ें। थोड़ा सा धीरज बनाए रखिएगा, और बहुत अगर आपको नॉलेज होगा तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा। आपके पास में फैसिलिटी रहती है तो आप अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा भाई, ठीक है। लेकिन मुझे थोड़ा सा समय लगेगा इसमें समझाने में। देखिए मेरे भाई, मैंने यहाँ पे दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और बाहर दे दिया 8, 2 3 4 5 6 7 और 8, और एक सबसे बाहर दे दिया। और मैंने लिया है क्या, यहाँ पे सोडियम लिया हुआ है। क्या लिया है, सोडियम। हमने ले रखा है सोडियम 11, 2 8 और 1। ठीक, अब ये हमारा नाभिक है, ये हमारा नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपको एक अट्रैक्शन दिखाई दे रहा होगा। अट्रैक्शन जो आप जानते हैं वो कि एक प्लस होगा, एक आकर्षण, एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, तो जरूर आकर्षित करेगा। ये तो आपने देख लिया इसके बीच में। लेकिन आपकी नज़र और भी होनी चाहिए यहाँ पे। ये जो इलेक्ट्रॉन है और जो इनर सेल में ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो इनर सेल में हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपको क्या दिखता हुआ नजर आ रहा है, रिपल्सन। रिपल्सन या फिर इसको कहते हैं शिल्डिंग। क्या कहते हैं, शिल्डिंग। देखिए इसको डिफिनेशन को बहुत गौर से देखिएगा भाई। कह रहा है किसी भी एटम, जैसे हमारा सोडियम एक एटम है, के अंदर इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अभी मैं बाहरी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इसके लिए भी निकालते हो जेड इफेक्टिव, वो आपसे पूछ लेगा कि किसी का भी, लेकिन मैं बाहरी वाले किसी भी एटम, सोडियम एटम ले लिया, के अंदर इलेक्ट्रॉन द्वारा फील किए जाने वाला ये नेट, देखो यहाँ पे नेट 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 न्यूक्लियर चार्ज, नेट पूरा, मतलब वो एक रिपेल कर, एक खींच रहा है ऐसे करके, एक उसको रिपेल कर रहा है, धक्का मार रहा है। तो ये कितना खींचा, उसमें से अगर माइनस कर दोगे धक्का मारने वाला, तो नेट निकल जाएगा भाई, नेट निकल जाएगा, जो प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर। बोलो ना यार, ये बात समझ में आ गई। मैं यहाँ पे नेट न्यूक्लियर चार्ज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दोनों बातें हो रही है ना पैरेलल में। एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, रिपल्सन करके उसको भगा रहा है। जैसे समझो, जैसे समझो मेरे भाई, आपके घर में जैसे पूरा बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़े परिवार में आप अकेले इकलौते लाडले या लाडली पैदा हो गए अपने घर के अंदर, मतलब कि 3-4 चाचा ताऊ हैं, बहुत बड़ा परिवार है, और उसमें अकेले इकलौते आपने क्या कर लिया भाई, अवतार ले लिया। अब आप अवतार ले लिए तो आप इतना समझ लो कि पूरा परिवार आपको क्या करेगा, प्यार करेगा। पूरे परिवार का लाडले और लाडली हो जाओगे। अरे बात हाँ या ना। जैसे न्यू मैरिड कपल्स होते हैं और उनकी नई नई शादी होती है, और जो पहला बच्चा आता है उसको कितना प्यार मिलता है, फिर दूसरा तीसरा जब मौजूद होने लगते हैं तो फिर क्या होता है, वही प्यार बट जाता है भाई, वही प्यार क्या होता है, सब में बट जाता है। मतलब अगर मैं लाडला था, मुझे पूरे परिवार का प्यार मिल रहा था, मेरा कोई दूसरा भाई आ गया तो मेरा प्यार थोड़ा सा बट के उस पर भी जाएगा। तो ये वाला, इसका प्यार अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलने वाला प्यार वो नेट प्यार होगा मेरा। तो मैं यही कह रहा हूं कि जो बट गया, जिसको हटाऊंगा मैं यहां से, ये वाली चीजें मेरे लिए नहीं है। मैं नेट चार्ज की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है मेरे भाई। तो इसका मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से जितना प्यार मिलना चाहिए वही जेड इफेक्टिव है, लेकिन इसके और इसके बीच के प्यार में बाधा डालने वाले ये इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये क्या करेंगे, इनको रिपेल करेंगे और भगाएंगे कि नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। ठीक है, इसको इस तरीके से भी समझिए, इस तरीके से भी समझिए कि जैसे मान लो आप लोग क्रिकेटर हो, क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट प्रेमी हो, या फिर मूवी देखते हो, है ना, आपका कोई फेवरेट प्लेयर आ गया आपके घर के सामने, या फिर आपके यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज, आपके चौराहे पर आ गया, तो लोग क्या करते हैं, उसको घेर लेते हैं, उसको देखने के लिए एक सर्कल बना लेते हैं, घेर लेते हैं, हैंड शेक करने के लिए, ऑटोग्राफ जो भी हो, बातचीत, सेल्फी लेने के लिए उसको घेरते हैं।
उसको क्या करते हैं भाई, घेर लेते हैं, है ना। अब देखो जैसे मैं खड़ा हूं, अब मेरे चारों तरफ मुझे लोग घेर लिए, फिर दूसरे लेयर बना के घेर लिए, ऐसे कई लेयर से मैं घेर गया, ठीक है। अब तुम सबसे पीछे खड़े हो, कहाँ पे खड़े हो, सबसे पीछे। जैसे यहाँ पे देखो मैं खड़ा हूं और एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और तुम यहाँ पे खड़े हो और तुम्हें यहाँ पे आके मिलना है भाई। यहाँ पे तुम्हारा फेवरेट प्लेयर खड़ा हुआ है, इससे मिलना है। तो ये यहाँ से आने के लिए, रास्ते में यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें इस लेयर में मौजूद सारे लड़कों या लड़कियों से लड़ाई करनी पड़ेगी, धक्के खाने पड़ेंगे, फिर इनको पार करोगे तो इनसे भी धक्के खाने पड़ेंगे तुम्हें, तब जाके यहाँ तक पहुँचोगे। तो ये वाले जो धक्के मारेंगे ये तुम्हें क्या आसानी से वहाँ तक पहुँचने देंगे नहीं भैया, ऐसे उठा के तुम्हें फेंक देंगे बाहर, उठा के बाहर फेंक देंगे। तो ये वाली चीजें क्या होती हैं, सील्ड करती हैं, आपको रोकती हैं, रिपेल करती हैं। और मैं आपको क्या बोला था मेरे भाई, मैं आपको बोला था नेट न्यूक्लियर चार्ज जो फील करेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि जो मैं ये रिपल्सन वाला टर्म को माइनस कर दूंगा, रिपल्सन वाले टर्म को माइनस कर दूंगा, तो ओवरऑल जो आएगा वो नेट चार्ज ही आएगा। बोलो हाँ या ना, एक बार देख लो इस बात को, फिर मैं आगे बढ़ूं। इसको आप लोग रिपल्सन बोलते हो, ये इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ये इलेक्ट्रॉन जो इनर वाले हैं इनको ये भी बोला जाता है, आप ये भी बोलते हो इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, आपको बाहर की तरफ फेंक रहे हैं, वो रिपल्सन है भाई, इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। बोलो यार, बात समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर इस लास्ट इलेक्ट्रॉन की जेड इफेक्टिव की बात करूं, आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की जेड इफेक्टिव निकाल सकते हो, लेकिन मैं अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन की जेड इफेक्टिव की बात कर रहा हूं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो जेड इफेक्टिव की मैं अगर बात करूं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, ये किसी का भी निकाल सकते हो मैं, लेकिन अभी मैंने इसको फोकस किया है, इसको फोकस किया है। देखो मेरे भाई, इस पे अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे, तो जो हमारा जेड इफेक्टिव होगा, जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा, ये फॉर्मूला है, ये कई बार फॉर्मूला ही डायरेक्ट आपसे पूछा गया है, जेड माइनस सिग्मा, जहां पे आपका जेड क्या है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है भाई, जेड आपका क्या है, एटॉमिक नंबर, उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर है। और जो आपका सिग्मा है, वो है स्लेटर्स कांस्टेंट, या फिर इसको कह लो सील्डिंग कांस्टेंट। क्या है, सील्डिंग कांस्टेंट, जो सील्ड कर रहा है। अगर देखो इसमें से मैं यही वाली चीज माइनस कर दूंगा तो ये वाली चीज निकल कर आ रही है आपके। मुझे अगर ये मैं सिग्मा को फाइंड आउट कर लिया तो एटॉमिक नंबर तो हमें मालूम ही रहेगा, एटॉमिक नंबर मालूम रहेगा, सिग्मा फाइंड आउट कर लिया तो एटॉमिक नंबर में से सिग्मा माइनस कर दूंगा, हमारा जेड इफेक्टिव निकल कर चला आएगा। बोलो ना यार, बोलो भाई। इसको हम लोग सील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग, इसको हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखना चाहोगे ऐसे करके, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग, इसको मिटा देता हूँ यार, ये वाली चीज मिटा देता हूँ, इधर जगह बच जाएगी। स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो अब आपको मैं बहुत अभी बहुत छोटा लेक्चर बनाऊंगा, बहुत छोटा, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपको समझने में। एक एक करके धीरे धीरे छोटा छोटा आपको देता हूं। डोज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दो भागों में आपने देखा, एटॉमिक लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे, दो भागों में देख लिया। एटॉमिक लेवल पे हम लोग पहले किसी पर्टिकुलर एटम की हम लोग जेड इफेक्टिव निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आगे जाके उसी पर्टिकुलर एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी, पर्टिकुलर एटम की हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
इन सब की बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग रेडियस और ये सब बातें होंगी। तो हम लोग अपने पीरियोडिसिटी के अंदर क्या क्या देखेंगे, रेडियस देखेंगे, जेड इफेक्टिव को देखेंगे, और उसके बाद में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयोनाइजेशन और हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी की सारी बातें हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर देखनी है और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे जेड इफेक्टिव के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया। जेड इफेक्टिव क्या होता है, ये किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना नेट चार्ज फील कर रहा है उसकी बात करता है भाई। मतलब मैं कह दूं नेट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाई एन एटम, मैं यहां पे लिख दूं अगर नेट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाई स्पेलिंग सही कर लीजिएगा भाई, एक्सपीरियंस की स्पेलिंग एक बार देख लो यार नेट चार्ज एक्सपीरियंस, मैं डॉक्टर वाला लिख दिया भाई एक्सपीरियंस, नेट चार्ज एक्सपीरियंस बाई एन इलेक्ट्रॉन। मेरे भाई बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि नेट चार्ज की बात हो रही है, क्यों कितना एक्सपीरियंस्ड कर रहा है, ठीक है, ये वाली बात आपकी हो गई। तो दो चीज होती हैं, मैं एज ए प्रोटॉन मैंने उसको पकड़ के ऐसे खींचना है, जब मैं खींचूंगा तो बीच वाले जो होंगे बालक, वो बालक क्या करेंगे, उसको ऐसे धक्का मारेंगे, ऐसे धक्का मारेंगे। इट मीन्स कि वो धक्का मारने वाले जो शिल्डिंग है उसको मैं रास्ते से हटा दूंगा तो पूरा सीधे सीधे मेरे ऊपर आएगा वो, ठीक है, मैं पूरा सीधे सीधे वो फील करेगा, ठीक है। तो मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। मतलब अब मैं कहानी जो बताने जा रहा हूं वो है जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। यही सिग्मा, यही तो रिपेल कर रहा है ना भाई, इसी रिपेल को मैं माइनस कर दूं, खत्म हो जाएगा कहानी, माइनस कर दूं खत्म हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं स्लेटर कांस्टेंट बोलते हैं भाई, शिल्डिंग कांस्टेंट बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो अब इतना ही रखिएगा, मैं छोटा सा पार्ट अब अगले लेक्चर में आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं ये मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अभी के लिए इतना पढ़ो, तुरंत आता हूं मैं स्लेटर के साथ में, फिर अगले में एग्जाम्पल के साथ में। तो अभी बने रहो लगातार, मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूं जल्दी आपसे, थैंक यू सो मच।